Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the formal links in detail. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फॉर्मल लिंक्स को एक्सप्लेन करूँगा. फॉर्मल लिंक्स की जितनी भी टाइप्स हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा. तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो. सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल लिंक्स की तरफ. फॉर्मल लिंक्स जो है ये लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं जो कि लिंकिंग का काम करते हैं, कनेक्शन का काम करती हैं दो वर्ड्स के दरमियान, दो फ्रेजेस के दरमियान और दो सेंटेंसेस के दरमियान. तो आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि फॉर्मल लिंक्स आर लिंकिंग डिवाइस which connect two phrases, two sentences and two words together. Formal links are also called cohesive devices, linking devices, discourse makers, connectors and transitional devices. दूसरी बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि इन फॉर्मल लिंक्स को cohesive devices, linking devices, discourse makers, connectors and transitional devices भी कहते हैं. अगर आप लोगों को एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में इन नामों में से कोई नाम मेंशन हो तो आप लोग इन्हीं फॉर्मल लिंक्स को फिर वहाँ पे पुट करें. फॉर्मल लिंक्स आर यूज्ड इन कोहेजन. दोस्तों आप लोगों को कोहेजन और कोहेरेंस का तो पता होगा. अगर आप लोगों को कोहेरेंस या कोहेजन का पता नहीं है तो मैंने एक वीडियो शेयर की है इस टॉपिक पे, तो आप लोग वो देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी. आप लोगों को मैं सरसर यहाँ पे कोहेजन का बता देता हूँ. दोस्तों जिस टेक्स्ट में जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो ठीक हो तो इसका मतलब है कि उस टेक्स्ट में कोहेजन है. अगर एक टेक्स्ट है, एक स्टोरी है, एक नावल है, उसमें ग्रामर ठीक नहीं है, ठीक है, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोहेजन नहीं है. इसी तरह से यहाँ पे जो कोहेजन की बात हमने की है कि जो फॉर्मल लिंक्स है वो कोहेजन क्रिएट करता है एक टेक्स्ट में. तो इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मल लिंक्स हैं ये टेक्स्ट को फॉर्मल बना लेता है, ग्रामेटिकली उसमें जो कनेक्शन है वो क्रिएट कर लेता है. तो आप लोगों की जहन में होना चाहिए कि जो फॉर्मल लिंक्स हैं ये ग्रामर से रिलेटेड है, कोहेजन से रिलेटेड है, ना कि कोहेरेंस से. अब आगे आते हैं. The main function of formal links are to connect sentences, not to create logical connection between sentences. दोस्तों फॉर्मल लिंक्स का जो मेन मकसद है वो है वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेजेस को कनेक्ट किए रखना, न कि उसमें लॉजिकल कनेक्शन बनाना. तो दोस्तों ये था फॉर्मल लिंक्स. अब हम आते हैं उसकी टाइप्स की तरफ. उसकी टाइप्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले है हमारे पास रिपीटिशन. Repetition is a type of formal links which is used to keep the readers on track while reading the text, novel, play, आर्टिकल एक्सेट्रा बाय रिपीटिंग अ फ्रेज और वर्ड अगेन एंड अगेन. दोस्तों रिपीटिशन जो है ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को बार बार रिपीट करता है ताकि जो रीडर्स है वो ट्रैक पे रहे, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, उनका इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड होता रहे, मतलब एंगेज रहे इस टेक्स्ट में. तो इसलिए ये क्या करता है कि एक नाउन को बार बार रिपीट करता है या एक फ्रेज को बार बार रिपीट करता है, एक नावल में, एक टेक्स्ट में, एक स्टोरी में. तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी नावल को पढ़ते हैं तो कभी कभार हम बोर हो जाते हैं. तो उस टेक्स्ट में क्या होता है कि उस टेक्स्ट में रिपीटिशन नहीं होती, वर्ड्स की, सेंटेंसेस की या जो फ्रेजेस है उसकी रिपीटिशन नहीं होती. लेकिन दोस्तों दो टाइप्स की रिपीटिशन है हमारे पास. एक रिपीटिशन जो होता है वो बोरिंग होता है, इनफॉर्मल होता है. दूसरा जो टाइप है वो फॉर्मल टाइप ऑफ रिपीटिशन है, वो एक यूनिक किस्म का रिपीटिशन है. ठीक है, जब मतलब हम टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं तो वो हमें अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, हमारे अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेता है. तो फर्स्ट जो टाइप है वो है हमारे पास कॉमन रिपीटिशन. व्हेन राइटर रिपीट अ फ्रेज और वर्ड अगेन एंड अगेन, ये ऐसा रिपीटिशन है, कॉमन रिपीटिशन, जो कि एक सेम वर्ड को, एक सेम फ्रेज को, एक सेम मतलब नाउन को, प्रोनाउन को जब एक राइटर बार बार रिपीट कर लेता है तो ये कॉमन रिपीटिशन है, ये ट्रेडिशनल रिपीटिशन है. लेकिन दोस्तों ये इनफॉर्मल है. इस रिपीटिशन के साथ जो रीडर्स होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, वो बोर हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक एसे लिख रहे हैं, एक नावल लिख रहे हैं या एक मतलब दूसरा कोई आर्टिकल है, उसमें आप एक फ्रेज को या एक नाम को या एक मतलब सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं. तो क्या होता है कि जो रीडर्स होते हैं वो बोर हो जाते हैं. आप कहते हैं कि अली ने ये काम किया, अली ने वो काम किया, अली यहाँ गया, अली ये, अली वो, ठीक है. तो इसके साथ क्या होता है, रिपीटिशन के साथ लोग बोर हो जाते हैं. ठीक है, अब एक है हमारे पास एलिजेंट रिपीटिशन. जो एलिजेंट रिपीटिशन है वो फॉर्मल रिपीटिशन है. इसका ताल्लुक लेक्सिकल चेन से भी है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा. तो दोस्तों एलिजेंट रिपीटिशन क्या होता है कि इसमें हम
एक वर्ड के लिए, एक फ्रेज के लिए उसके जो सिनोनिम होते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं। मतलब ये है कि एक वर्ड है, उसके साथ मतलब दूसरे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो है वो सेम है, तो सेम वर्ड्स के मीनिंग को हम टेक्स्ट में अपने नावल में यूज़ करते हैं ताकि जो रीडर्स है वो एक्टिव रहे। दोस्तों ये एक खूबसूरत किस्म का रिपीटिशन है, आप लोगों को एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास रिपीटिशन की, वो है मैथ्स नरेट सीक्रेट हिस्ट्रीज एंड एक्सप्लेन सीक्रेट origins. These traditional narratives are, in short, a set of beliefs that are a very real forces in the lives of the people who tell them. यहाँ पे इस पैराग्राफ में इस मैथ के लिए डिफरेंट सिनोनिम यूज़ की गए हैं। पहला है मैथ, दूसरी जगह पे यूज़ हो गया है ट्रेडिशनल नैरेटिव्स, तीसरी जगह पे यूज़ किया गया है सेट ऑफ बिलीव्स और चौथी जगह पे रियल फोर्सेस। इन चारों फ्रेजेस हैं उसका एक ही मतलब है मैथ। मैथ आप लोगों को पता होगा कि मैथोलॉजी किसे कहती है। दोस्तों हर मज़हब की, हर रीजन की, हर इलाके की अपनी मैथोलॉजी होती है। जैसा कि ग्रीक की अपनी मैथोलॉजीज थी, जो ट्रेडिशनल लोग थे, ठीक है, ग्रीक मैथोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी। फिर इसी तरह से हिंदुज़म की अपनी मैथोलॉजीज़ है, मुस्लिम्स की अपनी मैथोलॉजीज़ है, सिख लोगों की अपनी है। तो दोस्तों ये रिपीटिशन आप लोगों को कैसी लगी? बहुत बेहतरीन किस्म की रिपीटिशन है। यहाँ पे मैथ यूज़ हुआ, वहाँ पे ट्रेडिशनल नैरेटिव, फिर सेट ऑफ बिलीव्स और फिर रियल फोर्सेस। आप इन चारों की जगह मैथ्स ही यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसकी वजह से जो पैराग्राफ था वो अट्रैक्टिव हो गया, वो उसमें एक जान आ गई, रीडर जो थे वो एक्टिव हो गए, उसका इंटरेस्ट जो था वो बिल्ड हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, इमरान खान ऑर्डर्ड टू फायर मिसाइल ऑन इसराइल, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर्ड टू फायर मिसाइल ऑन इसराइल, इस्लामाबाद ऑर्डर्ड टू फायर मिसाइल ऑन इसराइल, पीएम ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर्ड टू फायर मिसाइल। तो दोस्तों इसी तरह से एक पैराग्राफ में हम एक नाम के लिए डिफरेंट सिनोनिम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इमरान खान यूज़ किया, फिर मैंने द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फिर मैंने इस्लामाबाद कहा, फिर मैंने कहा कि पीएम ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर, फिर आप कह सकते हैं क्राउन ऑर्डर्ड, ठीक है। तो इसी तरह से जो वर्ड है, एक वर्ड, उसके लिए आप सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। दोस्तों अब आते हैं लेक्सिकल चेंज की तरफ। लेक्सिकल चेंज आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ रिपीटिशन बट विदाउट रिपीटिंग दिस एग्जैक्ट वर्ड फ्रेज। लेक्सिकल चेंज यूज डिफरेंट वर्ड्स दैट आर लेक्सिकली रिलेटेड हाइपरनेम्स। दोस्तों आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये लेक्सिकल चेंज जो है ये रिपीटिशन की एक टाइप है। वहाँ पे रिपीटिशन होती थी सिनोनिम की, मतलब उसकी जगह हम दूसरा सिनोनिम यूज़ करते थे, सेम वर्ड यूज़ करते थे। कॉमन रिपीटिशन में हम सेम वर्ड यूज़ करते थे, फिर एलिजेंट में हम उसके लिए सिनोनिम यूज़ करते थे। दोस्तों लेक्सिकल चेंज में क्या होता है कि इसमें हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो कि आपस में रिलेटेड हो, हाइपरनेम्स। दोस्तों जैसा कि अगर हम हाइपरनेम की बात करें तो मैं आप लोगों को बताऊं कि वाटर, तो वाटर के साथ रिलेटेड वर्ड जो है वो समंदर भी है, पानी के साथ, और उसके साथ दरिया भी है, उसके साथ नदी भी है, उसके साथ बारिश भी है, उसके साथ जो है वाटरफॉल, आबशार वो भी हैं, इसके साथ जो रेल, नदी, छोटी छोटी, ये सारी चीज़ें जो है ये पानी के साथ रिलेटेड है, हाइपरनेम आते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक दरख्त की बात करें तो दरख्त में हमारे साथ आम का भी दरख्त आता है, इसके साथ एप्पल का भी दरख्त आता है, ऑरेंज का भी दरख्त आता है। तो डिफरेंट, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हाइपरनेम्स में आते हैं एंड दरख्त की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, नेचर की ले लें, तो नेचर के साथ डिफरेंट चीज़ें रिलेटेड है। समंदर भी नेचर है, दरख्त भी नेचर है, पहाड़ भी नेचर है, हवा भी नेचर है, सूरज भी नेचर है, कहकशां भी नेचर है, सब कुछ नेचर है। तो ये जो है ब्रॉड, एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, हाइपरनेम। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेक्सिकल चेन है उसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं एक चीज़ के लिए जो कि लेक्सिकली एक दूसरे से रिलेटेड हो। हाइपरनेम्स यहाँ पे मैंने लिखा है, तो मतलब एक ब्रॉड टर्म यूज़ किया है मैंने। दोस्तों अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मैथ्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीज हेरिटेज, सच ट्रेडिशनल नैरेटिव्स इन शॉर्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट आर अ वेरी रियल फोर्सेस इन लाइव्स ऑफ द पीपल हु टेल्स देम। यहाँ पे मैथ जो है, मैथ एक ब्रॉड टर्म है, वहाँ पे तो एज अ सिनोनिम हमने यूज़ किया था, यहाँ पे एज अ ब्रॉड टर्म यूज़ करते हैं। मैथ के अंडर जो है हमारे पास बिलीव्स भी आते हैं, इसके साथ हमारे पास जो है ट्रेडिशनल नैरेटिव्स, ये एक ही चीज़ है, लेकिन इसका जो ब्रॉड टर्म है वो है मैथ। फिर उसके अंदर हमारे पास आते हैं ट्रेडिशनल नैरेटिव्स, रियल फोर्सेस और सेट ऑफ बिलीव्स।
तो ये चीज़ें हमारे साथ आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को लेक्सिकल चेन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा वहाँ पे। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन जो है ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एक लॉन्ग सेंटेंस को एक शॉर्ट सेंटेंस के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। मतलब एक लॉन्ग सेंटेंसेस की जगह हम एक शॉर्ट सी फ्रेज बोल लेते हैं या एक शॉर्ट सा वर्ड बोल लेते हैं। इट इज़ यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ पार्टिकुलर आइटम। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकुलर जो आइटम होता है जो कि हम रिपीट कर लेते हैं फजूल एक सेंटेंस में, उसको अवॉइड कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक बंदा कह रहा है आई विल हैव 2 एग्स ऑन द ब्रेड। तो दूसरा बंदा क्या कहता है, आई विल हैव द सेम। उसने 2 एग्स ऑन द ब्रेड नहीं कहा, उसने सिर्फ जस्ट वर्ड कहा सेम, आई विल हैव द सेम। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, डू यू लाइक क्रिकेट, यस आई लाइक क्रिकेट। तो यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस को शॉर्ट फ्रेजेस के साथ रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल आई हैव द सेम हमने बोला, या हमने बोला यस आई डू, आई थिंक सो। तो ये शॉर्ट फ्रेजेस है जिसके ज़रिए हमने जो लॉन्ग सेंटेंसेस थे उसको रिप्लेस कर दिए। तो दोस्तों उम्मीद है सब्स्टिट्यूशन की समझ आ गई होगी। अब आते हैं एलिप्सिस की तरफ। एलिप्सिस को पढ़ने के बाद आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन की भी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों एलिप्सिस हमारे पास एक फॉर्मल लिंक का टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक लॉन्ग सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को स्किप कर लेते हैं क्योंकि रीडर ऑडियंस को पता होता है कॉन्टेक्स्ट का। अगर एक बंदा है उसको कॉन्टेक्स्ट का पता है और आप उसके सामने एक लॉन्ग सेंटेंस को बार बार बोल लेते हो तो इससे क्या होता है कि जो सुनने वाला होता है, रीडर होता है, ऑडियंस होता है, वो बोर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम डिलिबरेटली वर्ड्स को ओमिट कर लेते हैं। उसमें क्या था सब्स्टिट्यूशन में, उसमें हम एक फ्रेज के थ्रू, एक शॉर्ट सेंटेंस के थ्रू हम जो लॉन्ग सेंटेंस था उसको रिप्लेस कर लेते थे। उसमें हम रिप्लेसमेंट कर लेते थे, यहाँ पे हम ओमिशन कर लेते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट बेस नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट बेस है, ठीक है। ये 2 डिफरेंसेस हैं। उसमें फ्रेज या एक शॉर्ट सेंटेंस या एक वर्ड के थ्रू हम पूरा जो सेंटेंस था उसको रिप्लेस कर लेते थे। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि एक लॉन्ग सेंटेंस में हम कुछ वर्ड्स को स्किप कर लेते हैं क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट का पता होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, व्हाट आर यू डूइंग, किसी ने क्वेश्चन पूछा, आंसर में क्या जवाब मिला, स्टडीइंग। अब ये कॉन्टेक्स्ट पे बेस है, क्योंकि अगर किसी ने आपको कहा कि मैं स्टडी कर रहा हूँ तो साफ बात है कि वो बैठा हुआ है, उसके सामने बुक्स पड़े हुए हैं, वो कुछ रीडिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है। अब उसको ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको कहे कि आई एम स्टडीइंग। ये स्टडीइंग का वर्ड जो है ये कंप्लीट वर्ड है, ये पूरा सेंस देता है, ठीक है। अब अगर हम बोलें आई एम स्टडीइंग या स्टडीइंग तो इसका मतलब एक ही है। दूसरा एग्जाम्पल है, शाहिद वेयर आर यू नाउ। उसने सिंपल जवाब दिया शाहिद ने, एट होम, इंस्टेड ऑफ आई एम एट होम नाउ। इसने आई एम को भी स्किप किया और नाउ भी स्किप किया, डायरेक्ट बोला एट होम। तो दोस्तों ये था एलिप्सिस, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आते हैं कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन इज द लिंकिंग डिवाइस विच कनेक्ट टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू sentences and to clauses. We have different conjunction like but, unlike, and, because, therefore, etc. तो दोस्तों कंजंक्शन का मेन काम है कि 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंसेस को, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लॉजेस को आपस में मिलाता है। किन किन वर्ड्स के थ्रू, बट के थ्रू, अनलाइक के थ्रू, एंड के थ्रू, बिकॉज के थ्रू, देयरफॉर के थ्रू, वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा कंजंक्शन है हमारे पास। ये जो मेन कंजंक्शन है वो मैंने उठा लिए हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि ये किस तरह से हमारे पास सेंटेंसेस को मिला लेता है। अब यहाँ पे बिकॉज है, शी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। तो यहाँ पे बिकॉज जो है इसने 2 सेंटेंसेस को मिला लिया, शी यूजुअली ईट्स एट होम एक सेंटेंस और शी लाइक्स कुकिंग, तो ये 2 सेंटेंस को बिकॉज ने मिला लिया। बट आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। तो ये बट जो है ये कंजंक्शन है। देयरफॉर शी कम फर्स्ट, देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट। तो यहाँ पे देयरफॉर ने इन 2 सेंटेंस को मिला लिया। तो कंजंक्शन का काम ही यही है कि 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को, 2 नाउन्स को ये मिलाए। उम्मीद है आप लोगों को कंजंक्शन की समझ आ गई होगी। अब है वर्ब फॉर्म। Verb form is a cohesive device which helps in bringing cohesion in a text. There are different form of verbs, but a writer have to use proper verb form with proper tense. दोस्तों verb form जो है ये हमारे पास cohesion लाता है, एक टेक्स्ट में cohesion क्रिएट कर लेता है, मतलब ग्रामेटिकली उस चीज़ को परफेक्ट बना लेता है।
दोस्तों आप लोगों को पता है कि वर्ब के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है। कुछ लोग कहते हैं, मतलब मॉडर्न जो रिसर्च है वो कहते हैं कि वर्ब के 12 फॉर्म है, कुछ कहते हैं 7 है, कुछ कहते हैं 5 है, कुछ कहते हैं 3 है, लेकिन हमारे पास जो मेन वर्ब फॉर्म है वो 3 है। तो अब एक राइटर है, वो स्टोरी लिख रहा है, वो टेंस के हवाले से, वो सिचुएशन के हवाले से वर्ब फॉर्म यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी मैंने यूज़ किया। दे विल गो, दोस्तों वहाँ पे मैंने गोइंग यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने गो यूज़ किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। अब मैं कहता हूँ दे वेंट, वो चले गए, तो मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह से जो राइटर है वो टेक्स्ट लिख रहा है, वो एक स्टोरी लिख रहा है, तो उसको चाहिए कि उसको प्रॉपर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वर्ब फॉर्म की समझ आ गई होगी। पैरेललिज्म, पैरेललिज्म इज द कंसेप्ट दैट द स्ट्रक्चर लेंथ ऑफ द सेंटेंस फ्रेज शुड बी सेम। Parallelism can be in sound is in the rhyme, rhythm and other sound effects of words. Parallelism हमारे पास एक कोहेसिव डिवाइस है। ये क्या कर लेता है कि सेंटेंसेस के दरमियान जो लेंथ होता है, सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम रखता है। कहता है पैरेललिज्म, ये कहता है कि एक अच्छा जो अट्रैक्टिव वर्क है, जो अट्रैक्टिव टेक्स्ट है, उसकी जो लेंथ है, उसकी सेंटेंसेस की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन दोस्तों हमारे पास पैरेललिज्म साउंड में भी होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ जो शारा हजरात होते हैं या जो स्पीकर्स होते हैं, जो स्पीच देते हैं, लीडर्स होते हैं पार्टी के, तो उनमें एक अजीब किस्म की वो अट्रैक्शन होती है, ठीक है। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, जो एड्स देते हैं उसमें भी एक पैरेललिज्म होती है, जैसा कि पहले आओ पहले पाओ। इसी तरह से डिफरेंट एड्स होते हैं जिसमें पैरेललिज्म होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका मकसद ये होता है कि जो रीडर्स होते हैं उसको एंगेज रखे, ठीक है, लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट किया जाए। पैरेललिज्म इसलिए यूज़ की जाती है। अक्सर औकात आप लोगों को पैरेललिज्म जो है ये स्पीच में मिलेगी, और इसके अलावा आप लोगों को ये पोइट्री में मिलेगी। पोइट्री में बहुत ज़्यादा पैरेललिज्म होता है, ठीक है। तो पैरेललिज्म की हमारे पास एग्जाम्पल है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो आप लोग देखें कि फर्स्ट जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें 3 वर्ड्स का यूज़ किया गया है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ये पैरेललिज्म जो है विद इन द सेंटेंस है, 2 सेंटेंस के दरमियान भी हो सकता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को विद इन द सेंटेंस बताया है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। दूसरा है टू नो हर इज़ टू लव हर। तो ये है हमारे पास पैरेललिज्म विद इन द सेंटेंस। ये साउंड पैरेललिज्म में भी आता है, ये स्ट्रक्चर पैरेललिज्म में भी आता है। तो अब है हमारे पास लास्ट वन, रेफरिंग एक्सप्रेशन। तो दोस्तों नाम से ही जाहिर है, रेफरिंग किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ रेफर करना। A referring expression is any expression used in utterance to refer to something or someone. दूसरा definition है, a referring expression is any noun phrase or surrogate for a noun phrase whose function in discourse is to identify some individual object, place, thing or idea. दोस्तों रेफरिंग एक्सप्रेशन जो है वो उसमें हम रेफरेंस देते हैं, ठीक है, किसी आइडियाज़ को रेफ़र कर लेते हैं, किसी नाउन को रेफ़र कर लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या किसी प्लेस को रेफ़र कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन दोस्तों हमारे पास रेफरिंग एक्सप्रेशन की 2 टाइप्स हैं। पहला है एंडोफोरिक एक्सप्रेशन, दूसरा है एक्सोफोरिक एक्सप्रेशन। तो एंडोफोरिक जो है वो विद इन द टेक्स्ट होता है, ठीक है, जब हम टेक्स्ट के अंदर किसी चीज़ को रेफ़र कर लेते हैं। एक्सोफोरिक जो होता है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होता है, कि हम एग्जाम्पल को कॉन्टेक्स्ट के बाहर से ले आते हैं या किसी बाहर की तरफ हम इशारा कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बाहर की जब हम बात स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास एंडोफोरिक एक्सप्रेशन। एंडोफोरिक रेफरेंसेस, इसको एक्सप्रेशन को रेफरेंसेस भी कहते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास एंडोफोरिक रेफरेंसेस। एंडोफोरिक रेफरेंसेस इज अ रेफरेंस विद इन अ टेक्स्ट टू समथिंग इनसाइड द टेक्स्ट। देयर आर टू मेन प्राइमरी टाइप्स ऑफ एंडोफोरिक रेफरेंसेस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो रेफरेंस है एंडोफोरिक रेफरेंस,
ये इनसाइड द टेक्स्ट होता है, ठीक है। मेटाफोरिक के हमारे पास टू टाइप्स हैं, एनाफोरिक रेफरेंसेस एंड कैटाफोरिक रेफरेंसेस। एनाफोरिक रेफरेंसेस की तरफ आते हैं। एनाफोरिक रेफरेंसेस रेफर्स बैक टू अनदर यूनिट दैट वाज मेंशन्ड बिफोर। एनाफोरिक रेफरेंसेस ऐसा होता है कि हमने एक चीज़ को मेंशन किया, एक नाउन को मेंशन किया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मेंशन किया, एक प्लेस को मेंशन किया, तो उसको अगर हम रिपीट कर लेते हैं, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम रेफर बैक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अली एक क्रिकेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उस पर मैं एक मजमून लिख रहा हूँ, या मेरा एक दोस्त है अली, मैं अली पे कुछ बातें लिखना चाहता हूँ। अली इज़ अ क्रिकेट प्लेयर। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने अली का नाम मेंशन किया। ही प्लेड वेरी वेल ऑन संडे अगेंस्ट इंग्लैंड, तो मैंने रेफर किया अली की तरफ। ही प्लेड, हु प्लेड, अली प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड। ही इज़ अ गुड बॉलर, फिर मैंने रेफर बैक किया अली की तरफ। एंड आल्सो अ गुड बिजनेसमैन, हु इज़ गुड बिजनेसमैन, अली क्रिकेटर भी है, बिजनेसमैन भी है, इंग्लैंड के खिलाफ खेला भी है। बट ही इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे, लेकिन वो आज ठीक महसूस नहीं कर रहा। कौन? अली। तो ये क्या हुआ? रेफरेंस बैक हो गई, सारी चीज़ें मैंने रेफर बैक की अली की तरफ। अब आते हैं कैटाफोरिक रेफरेंसेस की तरफ। तो कैटाफोरिक रेफरेंसेस के बाद आप लोगों को एनाफोरिक रेफरेंसेस का और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अ कैटाफोरिक रेफरेंस डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट refers to another words or phrase which is used later in the text. Cataphoric reference is less common in speech but can be used for dramatic effect. In writing, usually we use cataphoric references for creating suspense in the text or speech. दोस्तों कैटाफोरिक रेफरेंसेस हैं अपोजिट टू एनाफोरिक रेफरेंसेस। दोस्तों जैसा कि एनाफोरिक रेफरेंसेस में हमने बिगनिंग में एक वर्ड को यूज़ किया था, एक नाउन को यूज़ किया था, जो कि हम बाद में उसको रेफ़र कर लेते थे, सारे सेंटेंसेस उसकी तरफ जाते थे, सारी तारीफ़ें हम उसकी तरफ ही रेफ़र कर लेते थे। यहाँ पे क्या होता है, पहले हम एक चीज़ की तारीफ़ कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा खेलता था, यार मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है, लेकिन बाद में मैं उसका नाम मेंशन कर लेता हूँ। ये अक्सर औकात जो राइटर यूज़ कर लेते हैं, सस्पेंस के लिए यूज़ कर लेते हैं, ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं, लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है, ये रेफरेंस, ये कैटाफोरिक रेफरेंस, ये आम जो डेली लाइफ की यूज़ है उसमें बहुत कम होता है, लेकिन जो भी यूज़ कर लेते हैं ये पोएटिक टाइप ऑफ लोग होते हैं, मतलब बहुत अट्रैक्टिव टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। ये जो है अक्सर औकात स्पीच में यूज़ होता है, और जो होते हैं जिसमें सस्पेंस होता है उसमें ये चीज़ यूज़ होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यूज़ की है जो कि आजकल ट्रेंड में है। ही वॉज द कमांडर, he was the conqueror, he conquered Iraq, he conquered Iran, his name was Khalid bin Walid, the sword of Allah। दोस्तों आप लोग अक्सर औकात टिकटॉक पे ये सुनते हैं। तो क्या हुआ कि पहले हमने उसकी तारीफ़ की, he was the commander, he was the conqueror, he conquered Iran, he conquered Iraq। तो ये सारी तारीफ़ें हमने पहले मेंशन की। अब हमें पता नहीं है कि कौन था कमांडर, कौन था कंकरर, किसने इराक को कंकर किया, किसने ईरान को कंकर किया, लेकिन बाद में हमने उसका नाम मेंशन किया, His name was Khalid bin Walid, the sword of Allah। तो इसी तरह से एक ड्रामेटिक इफेक्ट, एक अट्रैक्टिव टेक्स्ट बन गया हमारे पास। तो ये था कैटाफोरिक रेफरेंस। अब आते हैं एक्सोफोरिक रेफरेंसेस की तरफ। एक्सोफोरिक रेफरेंस occurs when a word or phrase refers to something outside the discourse or text। दोस्तों एक्सोफोरिक रेफरेंसेस तब हम यूज़ करते हैं जब हम बाहर से किसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं स्टूडेंट को समझाने के लिए, या मतलब हम एक चीज़ के मतलब एक डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा डिस्कोर्स टॉपिक जो है वो कोई और है और हम बाहर की तरफ इशारा दें। फॉर एग्जांपल अली और शाहिद जो है वो गाड़ी में जा रहे हैं और रास्ते में पिछले 7 साल शाहिद ने एक एक्सीडेंट देखा था। तो अब ये बात, अब शाहिद और अली जो है ये किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और अचानक सी मतलब वो जगह आ गई, तो वो शायद कहे कि यार पिछले साल यहाँ पे बहुत ट्रेजिक एक्सीडेंट हो गया था। मतलब ये लोग जो थे ये डिस्कोर्स से डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, और बाहर की तरफ चले गए। या एक टीचर है वो एक टॉपिक पढ़ा रहा है, अब वो बाहर से
एग्जाम्पल ले ले, एक्सटर्नल वर्ड से एग्जाम्पल ले ले या डिस्कोर्स से बाहर से एग्जाम्पल ले ले, ठीक है। तो इसको एक्सोफोरिक रेफरेंसेस कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें या आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें ताकि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर ये सेंड कर सकूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।